हो मेरा दिल था अकेला, तुम भी खेले सा खेला, तेरी याद में जागूं रात भर। हो बाजीगर मैं बाजी है हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मचा दे शोर। शोर मचाइए, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। काफ़ी कम सब्सक्राइबर है। ये अच्छी चीज़ है आपके लिए, काफ़ी मतलब फायदेमंद चीज़ें हैं, हर एग्जाम में आते ही हैं। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो भी हम लाएंगे शॉर्ट में लाएंगे, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ भी है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और जितने भी वीडियो हमने डाले उसको देख लीजिए कि नज़दीक की एग्जाम सभी आ रही है और सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। छोटा छोटा कंटेंट है, छोटा छोटा समय के लिए है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो छोटे वीडियो में हमने सब चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है उसमें, ठीक है। तो अब जाइए अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को पहुँचाइए, धमाल मचाइए, शोर मचाइए। जैसे चैनल का नाम है मचा दे शोर, एकदम शोर मचाइए गली गली में, ठीक है। देखिए हम आज साइमन कमीशन लेके आए हैं, और साइमन कमीशन हम नहीं लेके आए हैं, मतलब आज पढ़ाने वाले हैं साइमन कमीशन, ठीक है। इसके पहले हमने असहयोग आंदोलन से लेकर खिलाफत जो भी रिलेटेड जलियांवाला बाग सब कुछ पढ़ा दिए हैं। तो आप मतलब सिलसिलेवार ढंग से हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो जैसे जैसे कर रहे हैं उसको वीडियो आप करते जाइएगा। पहले हम उधर मुगल साम्राज्य का पतन डाले हुए हैं, फिर उधर यूरोपीय कंपनी के आगमन शुरू करेंगे, और इधर से चल रहा है यहाँ से। तो आप इसको मतलब डे बाई डे इसको करते जाइएगा, जो भी चलेगा सिलसिलेवार ढंग से चलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मजा आएगी आपको, आप करते रहिए इसको, ठीक है, कंटिन्यू। तो देखिए साइमन कमीशन के बारे में ऐसे तो सब कोई जानते ही होगा, पढ़े कहीं ना कहीं है ही। लेकिन बेसिकली क्या है साइमन कमीशन, क्यों आया था और इसका मतलब क्या दुष्प्रभाव हुआ, क्या परिणाम निकला इसका। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हुआ था, उधर असहयोग आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो सभी चीज़ें एक पे एक आती रही, और इसके वजह से क्या हुआ कि प्रशासनिक ढांचा काफ़ी इधर उधर होता रहा। तो देखिए मेन रूप से उसी को सुधारने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, जिसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। तो देखिए उस समय 1919 में यह एक समिति का दल का गठन करके कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर आप जाके जांच करिएगा कि वहाँ का प्रशासन कैसा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हुआ कि उस समय 1919 में जब यह हुआ, तो लेकिन 10 साल के बाद हुआ था कि 10 साल के बाद, प्रत्येक 10 साल के बाद आपको जाना है। लेकिन समय से पहले, जानते हैं कोई चीज़ समय से पहले होगा तो बेहद दिन खराब होगा, वो मतलब फायदेमंद होगा ही नहीं। तो ऐसे तो इसको आना चाहिए था कब, तो 1929 में आना चाहिए था, 10 वर्ष बाद। लेकिन क्या हुआ है, समय से पहले ही साइमन कमीशन क्या हुआ था, समय से पहले ही क्या हुआ था कि 1927 में ही आ गया, 1927 में ही इसको पारित करके भेज दिया गया था। दरअसल क्या हुआ था कि साइमन कमीशन है, तो इसका साइमन कमीशन में इसके जो अध्यक्ष थे उसको सर जॉन साइमन के ही कहते हैं, सर जॉन साइमन या साइमन कहिए, वही अध्यक्ष था। और वह अध्यक्ष क्या हुआ था कि 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन को क्या किया था कि पारित कर दिया, कि साइमन कमीशन को भेज दिया। 8 नवंबर 1927 को, डेट याद रखिए, मॉडल में डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 नवंबर 1927 को या नवंबर 1927 याद रख सकते हैं। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन को भेज दिया गया, ठीक है। और इसके वजह से क्या हुआ था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो आप जानते हैं कि उस समय अगर एक भी भारतीय सदस्य नहीं है तो क्या होगा, भारतीय सदस्य नहीं होने से जो भी उनके मर्जी आएगा वही करेंगे। अब कुछ भारतीय सदस्य रहेंगे तो उसको विरोध भी करेंगे, कोई बिल पास करना हुआ है या कुछ भी करना होगा तो उसमें करेंगे कि नहीं है गलती है हम लोग के लिए, इसको सुधार करिए। लेकिन उसमें साइमन कमीशन कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कितने, 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य, और 7 के साथ क्या थे, अंग्रेज ही थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो इसलिए से इसको मतलब एक भी भारतीय नहीं होने की वजह से ही इसको साइमन कमीशन को क्या कहा गया है, श्वेत आयोग कहते हैं। साइमन कमीशन को हम लोग श्वेत आयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, 7 के साथ क्या थे, अंग्रेज ही थे, इसलिए इसको हम श्वेत आयोग भी कहते हैं। साइमन कमीशन में उसका अध्यक्ष कौन थे साइमन कमीशन में, जिसको हम कहते हैं साइमन, सर जॉन साइमन ही कहिए, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे उसमें। और ये सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी का था, लिबरल पार्टी का था, याद रखिएगा। सर जॉन साइमन किस पार्टी का था, तो लिबरल पार्टी का था, ठीक है। अब देखिए था सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी का था और उसका अध्यक्ष भी था। तो इसने 8 नवंबर 1927 को भेज दिया पारित करके।
और देखिए इसमें उस समय मतलब वायसराय कौन था, तो 1926 से 31 तक वायसराय कौन था, तो 26 से 31 तक वायसराय था। इसमें लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन ने ही कहा था कि आप इस मतलब सदस्य में जो साइमन कमीशन जा रहा है उसमें एक भी भारतीय को इंक्लूड नहीं करिए। तो लॉर्ड इरविन ने ही एक भी भारतीय को इंक्लूड न करने के लिए कहा था। तो इसको याद रखिएगा, किसने कहा था कि लॉर्ड इरविन ने, कि एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसका विरोध जगह जगह पर होने लगा। इन लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया था कि आप एक भी भारतीय नहीं रखे हैं, ये गलत है। तो क्या हुआ था कि यह धीरे धीरे अलग अलग जगह पर इसका विद्रोह बढ़ता चला गया था। ठीक है, और देखिए यह 3 फरवरी 1928 को, कब, 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुँच गया था, मुंबई पहुँच गया था। मुंबई 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुँच गया था। भारत कहा कि भारत कब पहुँचा था, तो भारत में मुंबई कब पहुँचा था, 3 फरवरी 1928 को यह पहुँच गया था साइमन कमीशन। ठीक है, यह जैसे हम आपको बताएं कि प्रशासनिक ढांचा के सुधार के लिए कि क्या हो रहा है उसी के लिए आया था। तो साइमन कमीशन प्रशासनिक सुधार को जांच करने के लिए आया था कि कैसा हो रहा है वहाँ पर, कैसा नहीं। तो ऐसा ही तब होता जब उसमें कुछ भारतीय भी रहते, लेकिन सभी के सभी अंग्रेज ही थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, और ये साइमन कमीशन के आधार पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम पेश किया गया है। जैसे आप जानते रहिएगा कि संविधान का मतलब बहुत सारे जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब मुंबई पहुंच गया 3 फरवरी 1928 को, कब पहुंचा, मुंबई पहुंचा था। अब कहेगा बिहार में, कि बिहार में कब पहुंचा था, तो बिहार में 12 फरवरी 1928 को पहुंच गया था। 12 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बिहार में पटना पहुंच गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो देखिए इसका अलग अलग जगह पर लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। कुछ लोग थे जो इनका सपोर्ट भी किए थे कि नहीं यह सही है, इनका स्वागत भी आता है कि साइमन कमीशन का स्वागत किसने किसने किया था। तो देखिए जस्टिस पार्टी है और यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी भी इनका समर्थन किए थे, स्वागत किए थे इसका। और भीमराव अम्बेडकर भी है, भीमराव अम्बेडकर भी इनका स्वागत किए थे साइमन कमीशन का। इसमें तो बहुत सारे लोगों ने बहिष्कार किया था, लेकिन स्वागत किसने किसने किया था, तो भीमराव अम्बेडकर ने, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था, इसका स्वागत किया था आने के लिए। ठीक है, और देखिए क्या हुआ था कि जब इसका विद्रोह अलग अलग जगह पर हो रहा था, जब इसका विद्रोह लाहौर तक पहुंचा, तो लाहौर में लाला लाजपत राय विद्रोह कर रहे थे इनका। तो इन्हीं में क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय को प्रहार किया गया डंडों से और इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ हो गई थी, लाहौर में डंडों की प्रहार से अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को ही हम पंजाब केसरी भी कहते हैं, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने ही बोले कि हमारे पीठ पर एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। देखिए ये क्या है, अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील मतलब है ना, देखिए मान लीजिए ताबूत हो गया, ठीक है, और समझ लीजिएगा ताबूत हो गया, इनमें हो गया कौन पकड़ लो अंग्रेज। ठीक है, अगर देखिए ताबूत से मतलब क्या होता था कि अब कोई मर जाता है तो उसको उसमें रख के ऊपर से पटरा से क्या करता था, ठोक के और कुछ कील हिला देता था, सब कुछ कील इसमें कर दिया। तो कुछ कील करने के बाद क्या होता था कि जब कोई मतलब ना होता है कि रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, बाद में आया तो अभी तो जलाते हैं तो निकाल कर बता नहीं सकते थे, उस समय यही होता था। तो क्या होता था कि उसको पटरा को निकाल के और उनको दिखा दिया जाता था, और फिर दिखाने के बाद कील ठोक दिया जाता था। इसमें कुछ छिद्र हो गए, माने कि 100 छिद्र है, माने कितना भी छिद्र था। तो फिर कहीं कहीं पहले बार कितना कहीं कहीं कील ठोका जाता था। जब कोई मिलने आता था दिखाने के लिए तो पटना कील उखाड़ के उसको दिखा दिया जाता था और फिर से कील को बंद कर दिया जाता, कील कस दिया जाता था पटरे पर रख के। तो इस तरह से लाला लाजपत राय ने बोले कि हमारे पीठ पर एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील हुई, मतलब एकदम जड़ से समाप्त कर देंगे अंग्रेज को। यानी जब आखिरी कील समाप्त हो जाएगा ना, आखिरी कील पूरा ठोका जाएगा, तो कोई भी आएगा तो वहाँ इसको बताया नहीं जाएगा कि देख लीजिए आप, आखिरी कील जब ठोका जाएगा तो कोई भी आएगा, चाहे आपका घर कहीं कोई क्यों ना आए तो उनको नहीं बताया जाएगा, इनको नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आखिरी कील ठोका गया है, मतलब पूर्ण रूप से इसको फिक्स कर दिया गया है। तो वही लाला लाजपत राय ने बोले थे कि आखिरी कील साबित होगा, मतलब एकदम जड़ से समाप्त कर देंगे, इसमें मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो यह लाला लाजपत राय का कथन है। ठीक है, अब देखिए था क्या होता उस समय
जब हो रहा था, कभी विरोध हो रहा था, तो उस समय वहाँ का राज्य सचिव था लॉर्ड बर्कनहैंड। लॉर्ड बर्कनहैंड राज्य सचिव था, लॉर्ड बर्कनहैंड राज्य सचिव था। तो बर्कनहैंड राज्य सचिव था, तो इन्होंने मोतीलाल नेहरू को कहा कि ठीक है, हम आपको चुनौती देते हैं कि अगर आप संविधान बनाइए अपने रूप से, एक प्रारूप तैयार करिए, एक प्रशासन का ढांचा तैयार करिए और बताइए, और जो भी उसमें सदस्य हैं, जो अगर आप सभी उस पर सहमत हो जाता है तो हम आपको मतलब राज्य व्यवस्था चलाने का, प्रशासन चलाने का अभी से आपको दे देंगे। तो नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू कहे ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया, तो उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट बना, मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, इसलिए इनको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मांगे थी जो अभी भी है, कुछ है, लेकिन उस समय नहीं थी, और उस समय मांगी गई थी जो चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने किए थे, तो मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, सचिव बने थे। नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू सचिव और अध्यक्ष कौन बने थे, मोतीलाल नेहरू बने थे। ठीक है, और इस नेहरू रिपोर्ट से संबंधित कुछ और भी मतलब है कि इसमें कौन कौन थे, तो कुल इसमें 9 सदस्य थे, इंक्लूडिंग किसका, नेहरू, मोतीलाल नेहरू को मिलाकर 9 सदस्य थे, जिसमें तेज बहादुर सप्रू भी है और जयकर भी है। तो आता है कि नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन शामिल थे, तो मोतीलाल नेहरू है ही, जवाहरलाल नेहरू है ही, तेज बहादुर सप्रू भी है और जयकर भी है। नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था, जब बर्कनहैंड ने चैलेंज दिया कि आप प्रशासन का एक ढांचा तैयार करिए जिसमें सब कुछ आपका प्रशासन को चलाने का, राज्य व्यवस्था चलाने का सब कुछ आपका फिक्स हो। अगर सब कोई साइन कर देता है, अध्यक्ष सहमति हो जाता है, जैसे बिल पेश होता है ना, तो सबका सहमति होता है तो भी होता है, तो अगर सहमति हो जाता है, सबका सहमति को हो जाता है, तो भी हम इसको दे देंगे, अभी से आप राज्य व्यवस्था चलाइए। लेकिन उसमें था कौन, जानते कि हर जगह पे वो दोगला होता है, तो उस समय तो दोगला था ही। कौन था उस समय, जिन्ना। जेकर देह पर जीने है एकदम, समझिए नामे है जिन्ना, है जिन है कर देह पर। तो ये जिनवा साइन नहीं किया था नेहरू रिपोर्ट पर, देखा कि है, हाँ ऐसा ऐसा है, अच्छा ये बात है, हाँ ना, साइन नहीं करेंगे, जीना ने साइन नहीं किया। जब जीना साइन नहीं किया, इसे आप जानते हैं ना कि वीटो पावर होता है कि एक वो आदमी कह दिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे सर वो है 99 को होगा, वो कहा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वहीं जीना ने इस पर साइन नहीं किया नेहरू रिपोर्ट पर। तब नेहरू रिपोर्ट पर साइन नहीं किया, तो गए नेहरू, मोतीलाल नेहरू लेके कहे कि देखिए वो बकरों साइन नहीं किया जिनवा। तो बोला कि अच्छा जीना साइन नहीं किया है, साइन नहीं किया है तो नहीं कर देंगे। भाई आपका, आप ही का तो है सब, अब जो आप ही का मतलब देश का, कंट्री का लोग जब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे दे दें आपको चलाने के लिए। तो नेहरू रिपोर्ट पर जिन्ना ने साइन नहीं किया था, और साइन नहीं करने की वजह से नेहरू रिपोर्ट पास नहीं हो सका, या नेहरू रिपोर्ट फेल हो गया था। मोतीलाल नेहरू को काफ़ी बोला चला, बरसेल के बोला बर्कनहैंड और बैठा दिया। जब नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था कि डोमिनियन राज का मांगा गया था। डोमिनियन मतलब राज मतलब होता है कि आप प्रशासन, मतलब सब कुछ अधिकार आप ही का होगा, प्रशासन चलाने के लिए हम लोग को दे दीजिए, आप ही नियम बनाइए लेकिन हम लोग चलाएंगे। तो डोमिनियन, उसमें नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन माना गया था, डोमिनियन राज का दर्जा मांगा गया था कि हम लोग पर डोमिनियन दीजिए। और सारी भी बहुत सारी उसमें थी, कर समाप्त करिए, जो है शासन था उसको समाप्त करिए, और सब कुछ था, बहुत कुछ था उसमें। मेरे रूप से आता है कि इसमें डोमिनियन क्षेत्र मानेंगे कि किसमें, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन राज का दर्जा मांगा गया था। ठीक है, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर तो फेल हो गया। अब यहाँ पर फेल हो गया तो क्या हुआ कि इनको खराब लगा, किनको, जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि उनके पुत्र थे ना, मोतीलाल नेहरू मतलब फादर हुए। तो जवाहरलाल नेहरू को खराब लगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कहा अच्छा ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो डोमिनियन मांगे थे ना, हम एकदम पूर्ण स्वराज मांगते हैं, हाँ हमारा पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन मांगे थे, और जबकि तब का कि अगले ही साल 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर हुआ था, और जिनका अध्यक्ष कांग्रेस का, ये वार्षिक अधिवेशन है कांग्रेस का। 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, जिसमें मतलब अध्यक्षता किसने कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता इनका कर दिए।
और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होने के बाद क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज का मांग कर दिए कि अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। पिताजी मांग रहे थे डोमिनियन, हमको डोमिनियन ना चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए हमको। तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि रावी नदी के तट पर हुआ था और वहाँ पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इससे पहले जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ था, जब इसका विफल हो गया, उससे पहले इन लोगों ने एक ना होता है कि बीज बोना, इस चीज़ का हम बीज बोल रहे हैं कि फिर आगे चलेगा। तो 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर। इनमें एक पूर्ण स्वराज का बीज मतलब घोल दिया कि डोमिनियन राज छोड़ के इनका उद्देश्य था कि हमको पूर्ण स्वराज के लिए मांग करना कुछ। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में ही सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कर दिए थे, ठीक है। और जब लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, तो इसमें पूर्ण स्वराज ही मांग दिया कि पूर्ण स्वराज चाहिए। यह कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है 1929, ठीक है। रावी नदी के तट पर हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था। तो क्या हुआ था कि जब इसमें मतलब पूर्ण स्वराज का मांग हो गया था तो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1929 को। तो क्या हुआ था कि 31 दिसंबर 1929 को, ना कि 30 को, 31 दिसंबर 1929 को ही रावी नदी के तट पर किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा दिया। और झंडा फहरा के और 1-2 दिसंबर को बैठक हुआ और बैठक में कहा गया कि हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया, पहली बार नहीं, मतलब पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस को मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है और आज हम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। तो कारण यही है कि हम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं, इस चीज़ को स्मरणीय, इस चीज़ को याद रखने के लिए। 26 जनवरी 1930 को, देखिए 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पर, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से जब पूर्ण स्वराज का होगा, पूर्ण स्वराज के लिए स्वतंत्रता दिवस, तो 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि बैठक हुआ और बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग मतलब 26 जनवरी को इस चीज़ को स्मरणीय बनाते हैं, इस चीज़ को याद में झंडा फहराएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। कुछ जानते हैं कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था, ठीक है। जब झंडे की बात करेगा तो सबसे पहले तो मैडम भीखा जिगामा ने स्टुटगार्ट में सबसे पहले झंडा लहरा दी थी, एकदम जाके सब झंडा लहरा दिया, आज़ाद हुए देश। लेकिन तो बोले ये कौन है? इंडिया है। ये बोला कोई जानता ही नहीं था कि किसका झंडा है। ये बोले कि इंडिया है, आज़ाद स्वतंत्र हो गया इंडिया आज है। तो सबसे पहले तो मैडम भीखा जिगामा ने स्टुटगार्ट में क्या किए थे कि झंडा फहरा थी। लेकिन यहाँ तो लाहौर अधिवेशन था, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्ण स्वराज दिवस को मनाया गया था पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है। तो अब इसके बाद से अब इसी में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन में ही क्या हुआ था, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जैसे जानते हैं कि 30 में शुरू होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात पर चर्चा हुई और उसको भी एक गति मिला, मतलब उसको मतलब शुरू करने की एक तैयारी हो गई थी लाहौर अधिवेशन में ही, ठीक है। तो बेसिकली साइमन कमीशन और लाहौर अधिवेशन से समझ गया, बेसिकली सब यही सब आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन आएंगे, ठीक, जैसे जैसे है हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते जाएंगे। आप लोग दोस्तों को बताइए, इसके फैलाइए, दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए और खुद करिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आप अब मोबाइल पर इधर उधर कुछ देखने से अच्छा है कि आप कुछ चीज़ को देख लीजिए, आप स्पीड में कहीं कर देखिएगा, स्पीड में ही आप देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। छोटा छोटा रहेगा, आपको जो भी है हम सब कुछ एक जगह करके ला रहे हैं और आपको इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इससे करिएगा, एग्जाम में हो जाएगा, काफ़ी है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और जो भी प्रीवियस वीडियो है आप उसको जाके देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हमने सब चीज़ों को सिलसिलेवार डालना शुरू किया है और इधर से मॉडर्न में जाना शुरू किया है। फिर हम आपको मुगल साम्राज्य के बाद भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से शुरू करेंगे और यहाँ तक आपको यहाँ से शुरू किया है मॉडर्न में, वहाँ लग के आपको छोड़ देंगे, ठीक है। और तब तक यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, शुरू होगा, वहाँ से फिर हम आपको आगे लेके चलते रहेंगे। सभी चीज़ का छोटा छोटा करके हम आपको लाएंगे, मैथ का भी लेंगे, पॉलिटी जो भी है, जैसे आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का हमने बहुत कुछ डाला भी हुआ है जो इम्पोर्टेंट है,
बेसिक इंपॉर्टेंट है एकदम, आता ही नहीं एग्जाम में, फिक्स है। कुछ चीज़ और हम आपको लिए लेके आएंगे ही। आप दोस्तों को बताइए इसके बारे में, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।